सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। तो प्यारी बुआ, आपको भी मेरा नमस्कार। खुश रहो, खुश रहो। तो आप आज देखिए व्यंजन की बात है ना, तो आज तो बहुत अच्छी, देखिए अब ठीक है, अब हम बोल देंगे खाने की। तो रोटी ज्यादा बनाती क्यों? तो वो बच जाती है। हम कहते हैं कि हमें खाना है घर में, ऐसे बोल देते हैं, फिर घर में जब फिर उसके बाद कुछ और बना लेती हो तो बाहर से कुछ खाना हो जाता है कई बार, तो फिर पेट भर जाता है, फिर कैसे खाया जाए। और रोज रोज वो बासी रोटियां रोज खाना अच्छा लगता भी नहीं है सुबह सुबह। तो थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या वही चावल फिर से बच गया, वही खा लो, फिर उसके बाद वही बासी रोटी है, उसी को फिर से खा लो अचार के साथ, दही के साथ। तो थोड़ा बोरिंग होती जा रही है। हाँ, तो ये बात भी तुम्हारी बोरिंग होती जा रही है क्योंकि तुम आगे विषय बता ही नहीं रही हो। तो ये तो समझ में आ गया कि जो बचे हुए हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, भोजन, उनसे कैसे कैसे व्यंजन बनाते हैं। और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेज भी दिया, नेहा बिटिया, पता है। लेकिन जब कहीं घूमने जाएंगे तब तो बासी वासी नहीं ले जा सकते ना। बिल्कुल। तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, वहां पर कितना सामान ले जाया जाए, तो ये सारी बात हम बताएंगे। यात्रा की तैयारी हल्की या भारी, इस विषय के अंतर्गत। और सुख में सुमिरन सब करें। देखिए, मैंने अपना दुखड़ा रोना शुरू किया कि आपने कह दिया कि भाई बहुत पुरानी हो चुकी, तुम्हारी बात आगे बढ़ो। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हालांकि लाइन तो है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन सुख में सुमिरन सब करे, ये जो बात है ना, इसमें एक ट्विस्ट है। आपने कहा ना, जिस तरह से व्यंजन भी एक ट्विस्ट वाला आने वाला है, उसी तरह से। तो बुआ जी, इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज है सखी विशेष में वीरांगना का दिन और केकती बाई बघेल के बारे में जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल। तो बुआ जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप ये बताइए कि कई घरों में होते हैं झगड़े। हाँ, बराबर होते हैं। तुम तो सबसे ज्यादा लड़ती हो। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन ऐसा बताते नहीं ना कि लेकिन तुम तो इस बात के लिए लड़ती हो ना कि भाई हमें ज्यादा पैसे मिले, हमें कुछ अच्छा मिले, या कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले हम जाएंगे। लेकिन जब काम की बारी आती है तो दुबक के किनारे लोग बैठ जाते हैं। केवल तुम ही नहीं, और सब जितनी बिटिया लोग हैं, बहुरिया हैं, और हमारे बच्चे लोग हैं ना, ये सब भी यही करते हैं। जब काम करना हो, कहीं जाना हो कि घर से बाहर जाके फला चीज ले आओ, तो बस सब कि कहीं घर के ऐसे कोने में घुस जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। लगता है ना किसी और को जिम्मेदारी दी जाए, कोई और वो कर ले, तो कितना अच्छा लगता है ना, बैठे बैठे सब काम हो जाता है। तो फिर लेकिन आज जब हम जिनकी बात करने वाले हैं, उनके घर में झगड़े जो होते थे वो बिल्कुल अलग तरह के झगड़े होते थे। जैसे कि जेल पहले कौन जाएगा, इस बात पर सास बहू में झगड़ा हो रहा है कि बहू कह रही कि हमें जाना है जेल, और सास कह रही कि हमें जाना है जेल। भाई ये तो बड़ी मतलब अनोखी चीज है, लेकिन ये तो वर्ल्ड फेमस है ना कि हमारे देश में ऐसी वीरांगनाएं और ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, फांसी के तख्ते पर हम पहले जाएंगे, या जेल जाने की बारी आई तो सबसे आगे उन्होंने अपना बढ़ के हिस्सा लिया और बताया कि नहीं, ये काम हम करेंगे। और ऐसा ही बात सिर्फ ये नहीं थी, जेल जाने की बात में भी हुआ, फिर गिरफ्तारी की बात हुई, तो जब उनकी उम्र देखकर भी बात हुई तो भी अड़ जाना। मतलब जेल जाने के लिए लालायित रहना और देशभक्ति का ये जो जज्बा था, वो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। और मतलब एक लंबी सूची है ना नेहा बेटिया। और ये जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं ना बुआ जी, तो इस तरीके के अलग अलग व्यक्तित्व हमें जब मिलते हैं तो ऐसा आश्चर्य भी होता है कि अच्छा, इस बात के लिए भी कोई लड़ाई कर सकता है, इस बारे में भी कोई सोच सकता है कि नहीं, हमें जेल जाना है या हमें गिरफ्तार होना ही होना है, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इस तरह के जब व्यक्तित्व को हम देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आज के जमाने में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम करने से कतराते हैं, या सामाजिक बातें भी हैं, उन्हें भी करने से हम कई बार कतराते हैं। लेकिन उस जमाने में जब बहुत सारी बंदिशें थीं और महिलाओं पर, उसके बावजूद वो आगे बढ़कर आगे आती थीं, तो किस तरह से ये करती थीं, ये सब चीजें जब हम सोचते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य लगता है। और भाई केकती बाई बघेल के बारे में अगर बात की जाए तो यूं तो एक आम महिला उन्हें कहा जा सकता है, हर रोज के काम में लगी रहती थी, लेकिन उनकी जो जिज्ञासा थी, एक जैसे खोजी प्रवृत्ति होती है ना, वो जो था उनके मन में, वो उन्होंने देश प्रेम में मतलब वो जुड़ गई इस तरीके से। उनकी जो सब कुछ जानने की इच्छा थी और बहुत कम उम्र में ही पति को उन्होंने खो दिया था, और साथ था तो केवल एक छोटा सा बेटा उनका, खूबचंद। केकती बाई अपने बेटे को अच्छी से अच्छी परवरिश देना चाहती थी और उन्होंने बेटे को कई अच्छी सीख दी, जिनमें से एक थी अन्याय न सहना। ये बहुत बड़ी सीख थी जो उन्होंने दी अपने बेटे को। और स्वतंत्रता संग्राम से उनका जो जुड़ना हुआ वो भी अपने बेटे की बदौलत हुआ। खूबचंद उनके बेटे का नाम था। और खूबचंद जी जब सन 1920 में नागपुर मेडिकल कॉलेज में आए तो उसी दौरान वहां नागपुर में कांग्रेस का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ और इसमें उन्होंने स्वयं सेवक के तौर पर भाग लिया था।
तो जब भी घर वो आते तो अधिवेशन की बातें, महात्मा गांधी के बारे में जो बातें होती थी वो अपनी माँ को बताते। साथ ही देश में जो कुछ चल रहा था, जो घटनाएं हो रही थी, उनका जिक्र भी वो अपनी माँ केकती बाई से करते थे। तो ये सारी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती, तो वो इंतजार करती थी कब वो वापस आए और कब ये सारी बातें उन्हें बताएं। साथ खास तौर पर महात्मा गांधी से वो उनके विचारों से काफी प्रभावित रहा करते थे। यही तो हम कह रहे हैं ना कि देखो ये जो उनका जिज्ञासु विचार था, मन था, स्वभाव था, इस वजह से उनके विचारों का फिर धीरे धीरे उनके पर असर पड़ने लगा। वो और जानने लगी कि गांधी जी ने क्या क्या कहा, क्यों कहा, और फिर केकती बाई बड़े प्रेम से उनके जो आदर्श थे उस पर चलने लगी, जैसे कि छुआछूत को दूर करने में लग गई। और उनकी रसोई में सब जाति, धर्म और वर्ण के लोगों के लिए खाना पकता था, खुली रहती थी हमेशा, और सभी उनके घर आते थे, प्रेम से भोजन करते। और खुद भी समाज सेवी डॉक्टर राधाबाई के साथ जो सफाई कामगार लोग थे उनके बीच में जाकर वो काम करती थी। और केवल काम नहीं करती थी बल्कि उनके बच्चों को नहलाती, खिलाती, उनकी देखभाल करती जब वो लोग काम पर जाती। तो इस तरह से उन्होंने मतलब केवल पढ़ा नहीं, सुना नहीं गांधी जी को, बल्कि उनके आदर्शों पर अमल किया। बिल्कुल। और जब उनके बेटे डॉक्टर खूबचंद बघेल और उनके देवर अर्जुन सिंह बघेल सन 1930 के आंदोलन में अपनी सरकारी नौकरी त्याग कर देश सेवा में लग गए थे, तब सन 1932 के सत्याग्रह के दौरान तो पूरे परिवार ने जमकर आंदोलन में भागीदारी निभाई। मतलब पूरा माहौल था घर में, है ना। और जब ये सत्याग्रह के दौरान जेल जाने की बात आगे आई कि कौन कौन जेल जाएगा, तो केकती बाई और उनकी बहू राजकुंवर में इस बात पे विवाद हो गया। दोनों कौन जेल जाएगा? दोनों ही जेल जाना चाहती थी। अब दोनों की दोनों तो नहीं जा सकती थी। तो आखिर में केकती बाई जी ने एक बड़ा ही अच्छा अपना पक्ष रखा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जैसे कहते थे ना कि अब तो इसके आगे कोई नहीं काट सकता बात। तो उन्होंने कह दिया कि भाई उनकी तो उम्र हो गई है, अब इनकी इतनी उम्र हो गई है, मेरी तो अब आगे तो मेरे लिए मौका ही नहीं है, मैं कब जाऊंगी, सत्याग्रह का अवसर भी मुझे कब मिलेगा मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मुझे जाने दिया जाए। तो बहू इस बात पे राजी हो गई कि इस बार तो ये चले जाए, सासू माँ चले जाएं, और अगली बार तो मुझे फिर मौका मिल सकता है। सही बात है। इस तरह से उन्होंने उनको जेल जाने के लिए मौका मिला और मौके की तलाश उन्होंने की, और बाकायदा उसके लिए उन्होंने इस ढूंढा कि कैसे जाया जा सकता है। तो भाई ऐसी अनोखी थी उनकी देशभक्ति। और केवल यही नहीं थी, बल्कि जब विदेशी वस्तुओं की दुकान पर मीटिंग जब हो रही थी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल जाना था। लेकिन इसमें भी बड़ी मजेदार बात है, उन्होंने क्या हुआ कि सिपाहियों ने देखा कि उनकी उम्र कम है, तो अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया कि भाई अब आप नहीं जा सकती जेल। लेकिन उम्र असल में ज्यादा थी ना बुआ जी, तो सास के साथ में तो इतनी बहू के समय उन्हें तो उन्हें छोड़ दिया कि आप जाइए। तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। तो भाई उम्र में जैसे पहली तो उम्र की ज्यादा के चक्कर में तो वो जेल गई, फिर उसके बाद फिर जब हो गई उम्र को देखते हुए अधिकारियों ने उनसे कहा कि नहीं गिरफ्तार करेंगे, तो जिद पर अड़ गई और जेल के दरवाजे पर बैठ गई। तब तक पानी नहीं पिया जब तक कि उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। तो भाई अधिकारी तो पिघल गए, लेकिन ये नहीं पिघली और इन्होंने कहा नहीं हम तो जेल में जाएंगे ही जाएंगे। यही तो असली सत्याग्रह हो गया ना कि इन्होंने कहा कि नहीं अब हमें जेल जाना है, हमने पहले घर में वो पूरा करके आई हैं और अब वो जाना चाहती हैं और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। और उनके बेटे जो हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल, वो भी आगे जाकर एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। साथ ही वो समाज सुधार के कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के जन्मदाता के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो ऐसी थी वो वीर माँ केकती बाई बघेल। उन्हें नमन करते हैं और केकती बाई बघेल अमर हैं। बुआ जी देखिए कितने अच्छे से टांगे चलने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा है कहीं घूमने चलें। बस यात्रा की तैयारी तुम करने लगी? यात्रा की तैयारी तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले तो मेरा दुख निपटारा कीजिए आप। क्या? क्योंकि कितना बड़ा दुख है वो सब, बहुत सी चीजें हैं। आप ऐसे कह रही हैं कि आप तुम काम नहीं करती हो, साइड में बैठ जाती हो, कितने दुख हैं बताइए। तो ये तुम्हें दुखी होना चाहिए कि जो तुमसे काम कहता है और जब तुम गोली देती हो तो वो दुखी होगा ना। नहीं, वो तो एक ही पल तुम तो काम करती ही नहीं हो, तो एक पल, एक क्षण, एक घंटे के लिए दुखी होता है, लेकिन हमें तो बार बार कहा जाता है ना वो सब। हाँ तो काम कर लो तो ये सब दुख खुद नहीं हो, ग्लानि नहीं होगी। ये भी बड़ी बात है, ये भी सही बात है, सोचना तो चाहिए। हाँ, सोचना। लेकिन आगे चल ऐसा है कि बहुत सारे हमारे साथियों ने व्यंजन भेजा है, तो वो बताया जाए या सुख में सुमिरन सब करें? ये जो तुमने थोड़ा सा ट्विस्ट लिया है, सुख में सुमिरन सब करें बताया जाए, क्योंकि ट्विस्ट जो है वो पहले आना चाहिए। तो इसमें सब दुख पहले दूर हो जाएगा, उसके बाद बासी खाने की चीजें खाकर उसके बाद खाने के बाद क्या ही ऐसा लगता है कि कुछ किया जाए, फिर तो बस झपकी ली जाए और कहीं चल दिया जाए। लेकिन इंसान तो यही चाहता है ना बिटिया कि सब उसके सुख दुख में भागीदार बने। खास तौर से चाहते तो यही है कि दुख में भागीदार बने, है ना। सुख में तो हम अकेले निपटा लें अपना, लेकिन अक्सर
ऐसा होता है कि सुख को तो सब जानना समझना चाहते हैं। हाँ। आप कभी सुख को जानना चाहते हैं, अच्छा गाड़ी खरीद ली, अच्छा बेटे की नौकरी लग गई, कितनी तनख्वाह है ना। सुख तो बिना बताए भी लोग उसकी पा लेते हैं। हाँ, सुन लेते हैं कि हाँ अच्छा इनके यहाँ ये हुआ है तो वो मिठाई आती रहती है ना सुख में। हाँ, तो पता चल जाता है, पता चल जाता है। नहीं तो बताया ना कि सूंघ लेते हैं लोग, दूर से भी पता लगा लेते हैं। अच्छा मेहमान आया तो आज बड़े व्यंजन बने हैं, तो उन्होंने ये किया, आज फला जगह घूमने गए। लेकिन जब दुख की बात आती है तो अक्सर खिड़की दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, है ना जी। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरों का दुख लोग सुनना भी नहीं चाहते, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परवाह नहीं करते कि सामने वाला हमारा दुख सुनना चाहता है कि नहीं चाहता। उन्हें तो अपना दुख सुनाना होता है तो वो सुनाते हैं। लेकिन ये ट्विस्ट है बुआ जी कि देखिए, रहीम जी ने तो कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब बांटी न ले हैं कोई। तो बताना तो नहीं चाहिए रहीम जी के हिसाब से। हाँ। कि किसी को अपना दुख मत बताओ, क्योंकि सब सुन लेंगे और आनंद लेंगे, मजा लेंगे, उसका खूब मजाक बनाएंगे। हाँ। बांट नहीं लेंगे। अगर मान लो नहीं किसी ने इठलाए भी वो किया तो चलो बांट तो नहीं सकते, दुख तो आपका दुख है जो आपको ही झेलना है। तो वाकई क्या है, इसको मानना चाहिए कि नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपका दुख किस तरीके का है और आप किससे कहना चाह रहे हैं, है ना। तो कई बार ना ऐसा होता है बुआ जी कि हम लोग दूसरे का दुख क्यों नहीं सुनना चाहते। इसके भी बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे हमें तो ये लगता है कि किसी का दुख अब सुनते सुनते ऐसा लगता है थोड़ी देर के बाद कि ठीक है, कितना बढ़ा चढ़ा के अपना दुख बता रहे हैं ये। अच्छा, ये पता लगता है तो कोई दुख नहीं है। एक अगर आधे घंटे 1 घंटे तक किसी का दुख चलता ही रहे तो ऐसा लगता है ना कि बस हो गया ना। अरे तो दुख लंबा हो सकता है। हाँ, तो लेकिन सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता, सुनाने वाले को तो अच्छा लगता है कि उसका दुख को बता रहा है। हाँ, उसे अच्छा लगता है। अच्छा, उसके संग संग एक बात और है, वो जो बीच बीच में कहते हैं बड़ा गलत हुआ तुम्हारे साथ, वो जो सहानुभूति मिलती है ना, वो जो मलहम का काम करती है। अब भले ही सामने वाला ड्रामा कर रहा हो, लेकिन नेहा बिटिया जो सुनता, जो दुखी है ना, उसके लिए अरे 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 बड़ा गलत हुआ तुम्हारे संग, और कहीं कंधे पर हाथ रख दिया तब तो पूछो मत, लगे कि सर्जरी हो गई। लेकिन वो कितना अपने मन से कह रहा है, और जैसे तुमने कहा कि बहुत लंबा हो जाता है दुख, तो ये देखना पड़ेगा कि ये पता चल जाता है, क्योंकि हम एक बात को घुमा घुमा के और बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, तो दुख को किस तरह से कहना है, और जैसे हमने कहा ना कि कैसे कहना है, इस बात को ध्यान रखना होगा, है ना। लेकिन और अपना दुख जब हम किसी के सामने कहते हैं बुआ जी, तो ये भी डर रहता है कि आज तो हम इसको अपना दुख बता रहे हैं अपना समझ के, लेकिन कल को इनको इन चीजों का इस्तेमाल करेगा कि देखो उस दिन हमने तुम्हारा कितना दुख सुना था बैठे बैठे, अब हमारा सुनो बैठ कैसे किया। हाँ, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो कई लोगों को बता सकते हैं, या वो ऐसा कह सकते हैं कि भाई तुमने हमें तो तुम अपना दुख बताने के लिए पूरे वक्त आते थे, और हमारा जब दुख हुआ तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ नहीं। तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, दुख सुना रहे हैं तो उसका फायदा सामने वाला उठा सकता है। मतलब ये वो दवा है जिसके साइड इफेक्ट्स आपको सोच के तब करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये भी बात होती है कि जो सुनाता है दुख, उसको भी मजा आता है कि भाई हमें सहानुभूति मिल रही है, बड़ा अटेंशन, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसको थोड़ा सा ध्यान दे, लोग उसकी बात सुने, और दुख की बात पे तो थोड़ा सा सहानुभूति आदमी रखता ही है। कहते हैं ना कि औपचारिकता निभाता है। अच्छा, जो सुनता है उसको भी लगता है कल को भैया हमें भी दुख आएगा तो ये सुन लेंगी, थोड़ा सा तो सुन लो इनकी इस समय। लेकिन कहीं वो जो सीमा रेखा है हर चीज की जैसे होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पार हो रही है। बिल्कुल, वो देखना पड़ेगा। सुनाते समय भी हमें ये सोचना चाहिए कि कितना, क्योंकि दुख हमारा तो हमें जो भी छोटा सा दुख भी होता है तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसे पूरा का पूरा कोई पूरे टाइम कोई सुनता रहे उसे, तो एक वक्त के बाद लगता है कि अच्छा अब इन्होंने सुन लिया, अब इनको सुना लेते हैं। हाँ। अब इन्होंने सुन लिया तो इसको सुना लेते हैं। जी, तो हम सुनाते जाते हैं, लेकिन एक ही चीज को सुनाते सुनाते हमें भी एक वक्त के बाद ये सोचना चाहिए कि क्या ये दुख इतना है कि हम उसी के अंदर ही रहें और उसे ही सुनाते रहें, उसे ही सुनते रहें पूरे वक्त। स्टोरी बढ़ती रहती है उसमें ना, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन सच बात यह है कि आप खुद देखें कि आप जब कहीं घूमने जाते हैं तो जितनी खूबसूरत चीजें होती हैं आप उनको देखते हैं, ना कि जो खराब चीज है या जिनको देखकर मजा नहीं आता आप उनको थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। तो यही बात होती है कि सुख में सब लोग सुमिरन करते हैं, यानी सुख की बातें सब सुनना चाहते हैं। और अगर सच में दोस्ती है बहुत अच्छी है तो भी, बहुत रिश्तेदार हैं आपके नजदीक के तो भी, अगर अच्छी बात है, खुशी की बात है, कोई मजेदार बात है, तो हम उसका लुत्फ लेते हैं, मजा लेते हैं और बार बार सुनना भी चाहते हैं। लेकिन सचमुच दुख की बात एक सीमा तक ही ठीक लगती है ना। जैसे कड़वी बात कह लो या कड़वी दवा कह लो या कड़वा कुछ चीज है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि कुछ दुख ऐसे होते, कुछ दुख क्या, कुछ बहुत से दुख, सारे दुख ऐसे होते हैं जो उनकी जो सीमा है हमें तय कर लेनी चाहिए कि भाई बस अब बहुत हो गया, अब इसी दुख में हमें पूरे वक्त नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम उससे निकलते हैं बाहर
तभी हम खुद भी सकारात्मक रह सकते हैं। हाँ। और लोग भी हमसे मिलना चाहते हैं या बातें करना चाहते हैं। हाँ। और हम भी खुद अगर किसी दुख में जम जाते हैं अगर किसी तरह से, हाँ। तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग पर भी असर करती है और एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है कि भाई ये दुख ही जिंदगी है और आगे कुछ भी अच्छा नहीं है जीवन में। बिल्कुल। तो ये चीजें भी नकारात्मक प्रभाव डालती है हमारे मस्तिष्क, बहुत ज्यादा डालती हैं। यही तो हम कह रहे थे नेहा बिटिया कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम वो चक्र हमने बना लिया है और जिसमें हम खुद उस भंवर में फंसे हुए हैं। तो उससे निकलना आपको है। तो दुख की जो बात आती है तो उससे निकलें, और बल्कि हम तो कहते हैं हर दिन निकलें। जब आज कुछ दुख मिला तो रात में हमने जैसे कल कहा था कि रात में प्रार्थना कर कर सोएं और पूरे दिन की जो हिसाब किताब है वहीं कर लें, वही खाता जो है ना वहीं बंद कर लें, है ना। दुख सुख का हिसाब वारा न्यारा कर लें, क्योंकि कल नया सुख और नया दुख आपको मिलने वाला है, उसके लिए तैयार रहो। तो इस तरह से अगर जिंदगी चलाई जाए तो रोज जो हल्का हल्का रहेगा, तो जो हम लोग ने यात्रा की बात कही ना, तो भारीपन नहीं आएगा। हाँ, भारीपन नहीं आएगा। तो जीवन भी तो एक यात्रा है, तो यहाँ पर हल्कापन रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्या तय हुआ? तो तय ये हुआ बुआ जी कि कभी कभी लेकिन अपने दुख कहने चाहिए लोगों को, ज्यादा मत कहो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अपने अंदर रखते जाएं और हम तो किसी को बताएंगे नहीं और मुस्कुराते रहेंगे, वैसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम अपने दुख के पास में लोगों को बांध लिया कि वो बेचारा छटपटाने लगे कि हम यहाँ से भाग जाए किसी तरह से। हाँ। और आप जितने दुखी थे उससे ज्यादा वो दुखी हो जाए। मतलब पूरा एकदम उसको थोप देना कहते हैं ना। तो भैया वो सब ध्यान रखो, क्योंकि वैसे जो दोहा है जिसमें तुमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो भाई वो तो ध्यान के लिए है, प्रभु के लिए है, आराध्य के लिए है। कि सच बात है कि जब हमारे पास कोई परेशानी आती है तब हम हाय हाय करने लगते हैं और उसको याद करने लगते हैं जिसके सहारे हम ये जीवन गुजार रहे हैं। और हमारे साथियों ने भी कुछ इस विषय पर लिखकर भेजा है। एक कहते हैं कि सुख हो या दुख, हम सबको दिन में 5 मिनट प्रार्थना के लिए जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया चलाती है। उस शक्ति को वंदन और आभार प्रकट करना चाहिए। हर रोज कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए और शुभ संकल्प करके जीना चाहिए। क्या बात है। तो संकल्प जो है वो बहुत जरूरी है। इसी के साथ ये भी संकल्प कर लीजिए कि अपना दुख जो है वो थोड़ा जरूरत पड़े, कैसा दुख है, और ऐसा दुख है जिसको कि सिर्फ आप ही सुलझा सकते हैं तो अपने तक रखिए, ज्यादा ना किसी को उलझाइए, है कि नहीं। वैसे हमारे साथियों ने बड़ा अच्छा लिखकर भेजा है कि सुख में सुमिरन सब करे, बात 16 आने सच है, लेकिन हम तो सुख हो या दुख विविध भारती का सुमिरन करते हैं हर दिन, हर दम, हर पल। भाई ऐसी वाली बातें जब बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये वाला सुमिरन तो करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए। तो भाई हम तो बात ही ऐसी करते हैं, है कि और हमारे एक और साथी इस बारे में लिखते हैं कि संसार रूपी नदी दुख और सुख के 2 पार्टों के बीच बहती है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम प्रभु का स्मरण प्रायः तभी करते हैं जब दुखी होते हैं। सुख सुविधा संपन्नता की स्थिति में तो प्रभु की याद ही नहीं आती। ये भी दुख का एक कारण है। एक बार एक भक्त ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं सुख चाहता हूँ। प्रभु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, पहले अपने इस मैं यानी अहंकार को हटा दो, फिर चाहता हूँ यानी इच्छा को हटा दो, तो बाकी जो बचेगा वो प्रभु और सुख ही होगा। क्या बात है, यही तो बहुत अच्छी बात है। तो बात आती है कि सुख और दुख की जो परिभाषा है वो हमें तय करनी होगी और बराबर स्मरण करते रहना होगा। तो जाहिर है कि दुख जो है हमें दुख नहीं लगेगा। ये तो हम समझते हैं ना, जिस चीज को हम दुख समझ रहे हैं हो सकता है वो दुख ही ना हो। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं। और एक ऐसी प्रजाति भी है जिन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ उन्हें दुख पहुंचाने के लिए काम करती है या हर एक चीज से उन्हें सिर्फ दुख पहुंचता है। तो वो वाली जो एक मानसिकता है उससे बाहर आने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं। वो व्यक्ति का अपना नजरिया होता है या उनका तरीका होता है कि किस तरह से उससे वो पार पाकर अपना रोज का काम करते हैं, रोज मुस्कुराते हैं, हंसने के पल निकालते हैं। क्योंकि तो परेशानियां तो सभी को हैं, सभी को, किसी को 19, किसी को 20, किसी को 15, किसी को 22। तो भाई अपना अपना तय कर लीजिए और अपना अपना खुद दुख सुख ढोइए, आनंद लीजिए और खुश रहिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन बुआ जी एक बात तो पहले बता दीजिए, हम ब्रेक कभी ले तो लेंगे, लेकिन कौन सा व्यंजन बताना है? नहीं व्यंजन मत बताइए, आप हमें ये बताइए कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तभी क्यों बारिश होती है? जब मैं घर के अंदर रहती हूँ तो बारिश क्यों नहीं होती? ये वाला आप मेरा जो दुख है इसके बारे में दुख नहीं है, दुख नहीं है, ये दुख नहीं, ये एक समय की धारा है। हाँ धारा है, बहो।
कि चलिए बुआ जी चलते जाना है, चलते जाना है। फिर दुख की फिर बात आ जाएगी कि क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है। फिर ये तो भी बड़ा दुख होता है कि भाई जाना घूमना सबको अच्छा लगता है, पैकिंग करनी होती है, कौन सूटकेस भरेगा और सूटकेस तो अपने आप भर जाता है। खाली कौन करेगा, ये बात है। बिल्कुल ये सही बात कही आपने कि सूटकेस भर जाता है तो भरे ना। और ये भी होता है कि सारे कपड़े मना कर देते हैं ले जाने के, कहते हैं इसको क्या करोगी, पहनोगी तो नहीं, फोटो में क्या आएगा बताओ, पहनोगी नहीं। वो ले जाना होता है। अब 5 दिन की यात्रा में जा रहे हैं तो 10 दिन के कपड़े तो लेके जाएंगे, 10 कपड़े कम से कम। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, थोड़ा मिक्स एंड मैच करो। और देखो कि जैसे पिछली बार बताया था ना कि जैसे तुमने एक रख लिया चूड़ीदार, अब उस पे 2-3 कुर्ते चल गए तो हो गया 3 कपड़ा। केवल ऊपर नीचे मिलाकर अगर 3 कपड़े रखते तो 6 होता, ऐसे 4 कपड़े में 6 कपड़े का काम हो गया। तो भाई इस तरीके से थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, कहते हैं ना, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, थोड़ा गणित करना पड़ेगा, जोड़ घटाव करो, तब ये सब व्यवस्था बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए लिस्ट बना लो पहले कि कितने दिन जाना है, कितने कपड़े चाहिए पहले तो, और फिर कितने ले जाने और चाहिए में बड़ा फर्क है। चाहिए तो 10 चाहिए वाला नहीं कम ले जाना, सारे चाहिए होते हैं, लेकिन ले जाना कौन से ये तो तय करवाना पड़ता है। तो ये 2 तरीके की लिस्ट बनती है, पहले तो चाहिए वाली और उसके बाद जो एक्चुअल होती है वो। तो पैकिंग के समय आप इन सब चीजों को साथ में रखें, फिर सोच लें कि कौन सा सामान ले जा सकते हैं। ले तो सब जा सकते हैं, लेकिन क्या ले जाना चाहिए वो क्या जरूरी है, क्या चाहिए वो नहीं, कौन सा ले जाना चाहिए जरूरी, या जिसके बगैर चल सकता है उसको निकाल दो। ठीक है। तो यानी एक बार पूरी पैकिंग करने के बाद उसके बाद फिर खोलिए और वहां सोचिए आप पहुंच गए, अब ये सब क्यों ले आया हमने, ऐसा सोच के पहले निकाल दें। बिल्कुल निकाल दो, बच जाएंगे सामान, बिल्कुल निकाल दो। और अगर हल्का, तो भाई देखो हल्का भारी की बात तो है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जितना हल्का हो उतना अच्छा है, आपकी यात्रा आनंदमय रहेगी। तो जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, अब आपको पहले तो पता रहता है कि 1 महीने पहले से कम नहीं तो 15 दिन पहले तो मालूम है ना। तो जैसे पेस्ट आधा हो चुका है तो आप उसको किनारे रख दीजिए कि भाई ये यात्रा में ले जाएंगे, क्योंकि अभी पूरा 200 ग्राम का ले लिया तो कितना भारी हो जाता है और जगह भी लेता है ना, जगह भी लेता है। और वो छोटा सा छूट जाता है तो फिर ऐसा लगता है ना, दिल पे भी बड़ा ऐसा लगता है। आप बेलन से निकाल के हम पेस्ट यूज करने वाले, तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो छूट गया और कैसे चलेगा, 15-20 दिन का नुकसान हो गया। और ये भी सोचना जरूरी है बुआ जी कि क्या क्या ले जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि दवाई रह जाती है, कई बार छूट जाती है। दवाई तो अक्सर छूटने के लिए ही रहती है, वो जरूरी बहुत ज्यादा है ना, तो वो पीछे ही रह जाती है। कहती है अब घूमने जा रहे हो, कहाँ मुझे खाओगे, तो हम छोड़ देते हैं उसे हमेशा। तो उसको जरूर रखें। ऐसे ही अगर है बहुत छोटी सी चीज, सुई धागा ये सब है, क्लिप है, पिन है, इन सब चीजों को रख लें। पानी की बोतल ऐसी रखें जो थोड़ी हल्की हो, ऐसा ना हो कि अपने आप में बहुत वजनदार हो। जैसे हम टूथपेस्ट की बात कही हमने, वैसे ही साबुन है, वो सब भी, शैम्पू भी अगर आपको रखना है तो आधी शीशी जो है वो रख लें आप। इसी तरह से आजकल सैनिटाइजर बहुत अहम हिस्सा है हमारी यात्रा का, उसको कम वाला रखें। अब ऐसा नहीं कि जा रहे हैं तो एक बड़ी सी बोतल ले आए और लेके चल दिए, तो छोटी छोटी चीजों से सामान आपका भारी हो जाता है। जी, तो ये सारी चीजें तो रखें, और जो एकदम जरूरी है उनका हमने जो लिस्ट बना लें, जैसे कि चश्मा भूल जाते हैं अक्सर, पासपोर्ट अगर आप लेके जा रहे हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पासपोर्ट लेके जाते हैं, नहीं तो टिकट आपको रखनी है। पहचान पत्र बहुत जरूरी है। चार्जर तो हम रख ही लेते हैं, भूल भी जाते हैं चार्जर, फोन तो रख लेते हैं, चार्जर भूल जाते हैं, तो चार्जर रखना होता है। कैमरा वगैरह अगर हम रखना चाहें तो फर्स्ट एड किट के जैसा हम लोग को छोटी बहुत थोड़ी बड़ी जरूरत के लिए, जो अगर कहीं छिल गया कट गया तो उसके लिए छोटी छोटी चीजें हम रख सकते हैं, दवाएं रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और बाकी चीजें भी साथ में रख लें, जो बहुत जरूरी है उन्हें तो रखें ही रखें। बिल्कुल। और इसके संग संग जो पहचान पत्र आदि, तो वो तो बात हो गई, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब हम रात में यात्रा कर रहे होते हैं तो टूथब्रश अपना भूल जाते हैं, फिर वहां जाते ही बस बत्ती सी बाहर हो जाती है हमारी, हम मुस्कुरा देते हैं कि अरे ब्रश भूल गए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। कहाँ घूमने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ का तापमान कैसा है ये तो पता आप कर ही लेते हैं हम लोग बड़ी आसानी से, और उस हिसाब से कपड़े गर्म ले जाने हैं, हल्के ले जाने हैं। जूते किस तरीके के चाहिए, जूते भी कोशिश करें कि अगर जूते ले ही जाने हैं, स्पोर्ट शूज या और भारी, तो वो पहन कर चले जाओ। चप्पल हल्की उसको आप रख लें, बिल्कुल, तो आपको आसानी रहेगी। भले ही आप ट्रेन में यात्रा करते समय उसको उतार लें, निकाल लें चप्पल, जूता रख लें साइड में। तो ये सब चीजें ध्यान में रखें। बिल्कुल। और जो सूटकेस होता है ना, वो भी बहुत अहम होता है बुआ जी, क्योंकि कई सूटकेस तो अपने आप में ही भारी होते हैं, वजनदार, फिर उसमें हम और सामान रखते हैं, वो डबल वजन हो जाता है, जबकि आधा वजन सूटकेस का होता है। बिल्कुल। और अगर हम फ्लाइट से जा रहे हैं तो हमें वहाँ एक निश्चित सीमा में वजन होता है, तो वहाँ अगर अतिरिक्त वजन हो गया तो फिर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे सूटकेस ना देखें। और वजन एक बार अगर आप हवाई यात्रा करें तो एक बार अपना सामान रखने के बाद एक बार उसको वजन कर लेना चाहिए, क्योंकि 100 ग्राम 200 ग्राम
से भी कई बार हमें बहुत पैसा देना पड़ता है या निकालना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। फिर ऐसे में 2-4 कपड़े निकाल के लोग पहन लेते हैं, पता है। अच्छा, बस 100-200 ग्राम वाली बात में, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं तो पूरे पहन के जाने पड़ेंगे। जी, तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। लेकिन वही बात आती है खाने पीने की भी, तो खाने पीने में कुछ चीजों का अपना ध्यान रखना चाहिए। चम्मच आदि जरूर रख लें, रबर बैंड रख लें, नहीं तो एरोमा लॉक आता है वो रख लें। जैसे कि हम लोग कोई भी नमकीन या बिस्किट या कोई भी पैकेट अपने खोला तो वो आप बंद कर सकें। ऐसा ना हो कि अब खुल गया, खा नहीं रहे हैं तो वो बेकार हो गया। इससे बेहतर ये है कि जैसे पिछली बार हम लोग गए थे ना, तो हमने वो भुजिया या सेव है, आप पैकेट छोटे छोटे ना खरीदे नेहा बिटिया, जैसे हमने किया था ना, एक छोटी सी शीशी जो है जिसमें आपकी 5 उंगलियां जा सके, वो ऐसी शीशी में रख लें। आपकी उस शीशी में हमने कितनी उंगलियां घुसाई थी और हमने तो शीशी बाद में छुपा ली थी अपने बैग में। हाँ, लेकिन कितना आराम मिला था ना, तो वो बड़ी आनंद आता है उसमें, खाने में भी आनंद आता है उसमें। जी, ऐसा लगता है कुछ तो लेकर आया अच्छी चीज। तो ऐसे आप किसी डिबिया में रख सकते हैं, प्लास्टिक की हो चाहे शीशे की हो, चौड़े मुंह की हो थोड़ी, उसमें आप नमकीन आदि रख सकते हैं। छोटे छोटे कई पैकेट पहले ले जाते थे, तो इससे बेहतर है कि आप उसमें रख लीजिए, और देना भी आसान है, उड़ती नहीं है, गिरती नहीं है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। ऐसे ही अगर आपको कॉफी थोड़ी स्ट्रांग पीना है तो आप एक सैशे रख लीजिए जो आती है ट्रेन आदि में, उसमें आप अपना डाल सकते हैं, अपना स्वाद बढ़ा सकते हैं। और हमारे जैसा इंसान चीनी के थोड़ी सी पाउच बड़ी कड़वी लगती है, तो उसमें चीनी मिला के खाए पिए, अच्छा लगता है। और बड़े बड़े जो सूटकेस और बैग हम लेके जाते हैं, बस उसी को ले जाते हैं, और एक अपना पर्स ले जाते हैं जो बड़ा ही बाद में परेशानी देता है। तो इसकी जगह हम साथ में एक छोटा सा खाली मीडियम आकार का जो एक बैग होता है वो ले जाएं डाल के, तो कभी कुछ खरीदारी किया तो भर के लाने में आसानी होती है। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि खाने के सामान के लिए भी ऐसे ही 2-3 डिब्बे जो रखे हैं अगर आपने, तो एक ही आकार के रखें। जैसे बड़ा रोटी का रखा आपने या पूड़ी का गोल, तो छोटा सब्जी का गोल ही रखें, ताकि जब वो खाली हो जाए तो एक के अंदर एक डाल लें, तो आपकी जगह बच जाएगी, है ना। और जो जरूरी है ना वही सामान लेके, उनको तो ऊपर रखना चाहिए पहले। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें तो ये चाहिए, अब चार्जर रखा है सूटकेस के सबसे नीचे, तो अब वो आप पूरे सूटकेस खोलिए, सारे कपड़े हटाइए, फिर उसमें से चार्जर निकालिए। इसकी बजाय आप ऊपर हैंडबैग में रख लीजिए, या ऊपर छोटी पॉकेट होती है उसमें डाल लीजिए, ताकि तुरंत मिल जाए, पूरा खोलना ना पड़े। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जब तुमने चार्जर की बात कही, तो जब हवाई यात्रा करते हैं तो जैसे पावर बैंक है और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कांटा है, चाकू है, कैंची है, इन सब चीजों को आप न ले जाएं, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। जो बड़ी आपकी प्यारी सी कैंची होगी वो वहां पर एयरपोर्ट पर निकाल दी जाएगी, फिर पूरी जिंदगी आप याद करेंगे कि वो लाल हैंडल वाली हमारी कैंची नहीं है, वहां छूट गई। तो उससे अगर आप ले भी गए गलती से बुआ जी, तो बस निकल जाएगी, लगेज में डाल दीजिए, अंदर वाले बैग में रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप केबिन में ले जा रहे हैं तो मुश्किल है। तो जो भी मतलब हमारा मतलब ये है बिटिया कि जो एहतियात बताई जाती है, सावधानी बताई जाती है, उन लिस्ट को पढ़ लें और उसके हिसाब से ही यात्रा करें, है ना। नहीं तो वहां पर जाके फिर दाएं बाएं। बहुत सारी ज्वेलरी लेकर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना तो कहाँ हम पहनते हैं, तो जितनी पहन के हल्की फुल्की जा सकते हैं वैसे जाइए। नहीं तो उनकी अलग से सुरक्षा करनी पड़ती है कि भाई छोड़ के नहीं जा सकते, बैग में नहीं लेके जा सकते, तो बहुत ही अलग सा एक माहौल बन जाता है। तो माहौल ना बनाए, क्योंकि आप घूमने जा रहे हैं, आनंद के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को जितना हो सके उतना कम करके जाएं। तो बोझ कम रहेगा तो अच्छा है, और गाते गुनगुनाते यूं ही आगे बढ़ते रहिए। तो धीरे धीरे चलते हुए बुआ जी हम पहुंच गए ऐसी जगह जहां पर सामने दिख रही हैं बहुत सारी बची हुई रोटियां। अरे केवल रोटियां क्यों, खिचड़ी है, चावल है, दाल है, सब बचता है। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि हवाई यात्रा में ऐसे समय यात्रा करें जब आपके बच्चे सोते हों, ताकि उन्हें मनोरंजन की कम आवश्यकता पड़े। बहुत अच्छी मतलब गूढ़ बात हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। लेकिन ट्रेन, बस या टैक्सी की यात्रा उबन पैदा करती है, इसलिए मनोरंजन से जुड़े आवश्यक साधन जैसे वीडियो गेम, मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, आईपैड, पजल और कोई किताब अवश्य अपने साथ ले जाए। याद रखें कि उससे शोर शराबा न हो, किसी को परेशानी या चोट न पहुंचे। तो बात तो सही है, लेकिन एक बात और हमारे साथी ने दूसरे ने लिखकर भेजा है कि अब अगर जब भी आप यात्रा कर रहे हैं तो ईयरफोन या ब्लूटूथ जरूर रखें, क्योंकि वैसे भी अब ट्रेन में यात्रा करते समय आप अपने मोबाइल में गाना आदि मतलब आवाज में नहीं सुन सकते। हाँ, नहीं तो वो फिर भजन जो सुबह सुबह सब चला दिया करते थे फोन में एकदम तेज 4-5 बजे और दिन भर जो एक अलग ही चित्रहार चलता रहता है, रंगोली चलती रहती है। रात को कहो 11 बजे किसी का मन है डिस्को डांसर सुनने का, तो सुन रहे हैं, तो अब आप सो नहीं सकते, या कुछ भी सुन लेते हैं। लोग फिल्म देखने लगते हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखने के लिए अब बाकायदा मनाही हो गई है रेल विभाग की ओर से कि आप बिना ईयरफोन के नहीं सुन सकते फोन पे इस तरीके के चीजों को। तो ये अच्छा हो गया, क्योंकि एक तरफ से भजन
एक तरफ से डिस्को वाला गाना और एक तरफ से फिल्म चलती है, तो क्या होता है फिल्म में पूरा ध्यान नहीं लग पाता। हाँ, फिल्म देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं। कभी बीच में अचानक से गाना तेज हो जाता है और कहीं अचार बनाने की विधि आ गई तो हाँ, तो फिर वैसा हो जाता है। तो वो क्या होता है, सब मिलजुल के कुछ मिक्सचर बन जाता है तो इसलिए परेशानी हो जाती है। लेकिन मिक्सचर बनाने की बात आई तो बहुत सारे साथियों ने अलग अलग बातें लिखकर भेजी हैं कि रोटी और किन चीजों से क्या क्या बन सकता है। तो तुमने जैसे रोटी की बात कही तो चलो ठीक है, वही बता देते हैं। हमारे साथी ने बताइए। नहीं, हम खिचड़ी बताते हैं। तुम्हें रोटी दिख रही है, तुम रोटी बताओ। हमारे साथी ने बताया कि बची हुई खिचड़ी के पकौड़े, बची हुई खिचड़ी में अनुमान अनुसार बेसन, अदरक, हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया, काले तिल और नमक मिला ले और इस मिश्रण से पकौड़े बनाएं। तो भाई ये तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। लेकिन नेहा बिटिया, यहीं पर जैसे अगर खिचड़ी बची है और थोड़ी सूखी है तो अच्छा है, उसमें हल्का हल्का बेसन मिला लें, नमक डाल लें, अजवाइन डाल लें, थोड़ा सा हरी मिर्च, अदरक डाल लें और उसकी टिक्की भी तवे पर बना सकते हैं। बिल्कुल, तो वो भी कुरकुरी बड़ी अच्छी लगती है। घी लगा लगा के चारों तरफ से उसको सेक लें तो कम घी या कम तेल में आप उसका भी मजा ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से इस खिचड़ी में अगर थोड़ा अच्छे से मसाला मिलाकर आटा लगा लिया जाए तो फिर खिचड़ी के पराठे भी बड़े अच्छे बनते हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि इसका पराठा भी बन सकता है, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ऐसे ही केवल खिचड़ी बची है तो ये तो बात हो गई, लेकिन ऐसे ही केवल अगर चावल बचा है तो उसका भी प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। बिल्कुल। और उसी तरह से रोटी की बात आई तो हमारे साथी ने लिखा है कि बची हुई रोटियों के कई व्यंजन बनाती हूँ, वो कह रही हैं। हाँ। बची हुई रोटियों को बारीक बारीक लंबा लंबा नूडल की तरह काटकर तेल में कुरकुरी होने तक मीडियम आंच पर तलकर अलग रख लीजिए। अब उसी पैन में कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, लहसुन और अदरक को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसके बाद नूडल्स के मसाले जैसे रेड चिली सॉस, विनेगर, टमाटो सॉस और सोया सॉस डालकर अच्छे से फ्राई कीजिए, जैसा कि नूडल बनाते समय करते हैं। अच्छा। अब नूडल की जगह आपको तली हुई रोटियों को डालना है और फ्राई करना है और लास्ट में हरे धनिया से गार्निश करना है। क्या बात है। चलो, तुमने नमकीन बता दिया तो अब रोटी की हम चलो हलवा बता देते हैं। बिल्कुल। बची हुई रोटियों से मीठा स्वादिष्ट हलवा तैयार हो जाता है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और कढ़ाई में थोड़ा घी डाल लो और उसमें जीरे का तड़का लगा लो और रोटियों को थोड़ा सा भून लें, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएंगी, सोंधी भी हो जाएंगी। अब इसमें आप गुड़, चीनी डाल दें, जो मतलब चाहे गुड़ या चीनी डाल लें या दोनों चीज डाल सकते हैं आप, और थोड़ा पानी और दूध भी डाल दें। इन्हें थोड़ी देर तक पकाइए। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप सीधे गुड़, मिश्री, चीनी डाल लें और गाढ़ा होने पर आंच उतार दें। तो भाई इस तरीके से स्वादिष्ट हलवा बन जाएगा। इसमें जीरे की जगह अगर हम सौंफ डाल देंगे तो और भी अच्छा लगेगा ना। हाँ, सौंफ डाल दें या छोटी इलायची डाल दें। आप भी जितना सजाओ उतना स्वादिष्ट बनेगा, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। किसी को अगर इसे नमकीन खाना हो तो इसी तरह से आप रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आलू, प्याज और जितनी सब्जियां आप डालना चाहते हैं वो सब लेकर इसी तरह से फ्राई कीजिए अच्छी तरह से थोड़े तेल में, और उसके बाद थोड़े मसाले डालकर रोटी के चूरे आप डाल दीजिए और अच्छे से उसे मिला दीजिए और थोड़ी देर पका लीजिए। हाँ, तो कुरकुरा हो जाता है बहुत। कुरकुरा अगर नहीं चाहिए, किसी को मुलायम थोड़ा चाहिए तो हल्का सा पानी छीट कर भी आप उसको कर सकते हैं, तो फिर वो आपको मुलायम लगेगा। अगर पानी नहीं छीटते हैं या तो एकदम कुरकुरा हो जाएगा जी। और अगर आप पानी नहीं छीटते हैं तो फिर वो कहते हैं ना खींचने लगेगी, वो एकदम चिमड़ी सी हो जाएगी, कड़ी सी। हाँ। तो आप उसे खा नहीं पाएंगे, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो बुआ जी, इस गाने से ये पता चला कि दाल भी तो बच जाती है कई बार। हाँ, तो उसका क्या किया जाए? देखिए, खाली दाल अगर बची है तो वो रोटी में आटा लगाकर उसके साथ दाल वाली रोटी बना सकते हैं। लेकिन अगर दाल और चावल दोनों बच गया पका हुआ तो दाल को आप डालकर पहले, क्योंकि दाल खिचड़ी बना सकते हैं इससे। तो दाल आप डाल दीजिए और चावल पके हुए डाल के एक सीटी अगर आप लगा देंगे और बाद में अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर, प्याज वगैरह से इसे अच्छी तरह से छौंक सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान तरीका यह है कि दाल चावल दोनों पकी हुई चीज है तो एक कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डालिए और अदरक, हरी मिर्च और प्याज अगर खाते हैं तो प्याज का तड़का लगाकर मिर्च डालकर और राई जीरा डाला और हींग डाल दिया। उसके बाद दाल डाल दीजिए, उसी में चावल मिला दीजिए, थोड़ी देर पका दीजिए, बस दाल खिचड़ी बन जाएगी, हो जाती है। और चावल तो भाई आप वैसे भी राई से भून कर भी खा सकते हैं और जीरे से भी भून के खा सकते हैं। साथियों ने लिखा है कि इसका चूरमा भी बनाते हैं, तल के उसको, और चाहे मिक्सी में पीस दें और फिर शक्कर पीस कर मिला दें, लड्डू बन जाएगा। इसके संग संग एक बात और है कि चावल जैसे बचता है और अक्सर कहीं ज्यादा मतलब फ्रिज में रख दिया तो वो दोबारा खाने लायक नहीं रहता है, तो उसमें आप जितना 1 कप अगर चावल है तो उसमें कम से कम 2 कप और पानी डालकर नमक और थोड़ी काली मिर्च डालकर कुकर में अच्छे से पका लें, 2-3 सीटी और दे दीजिए तो वो लगभग भरता सा हो जाएगा, पिस सा जाएगा, है ना, ज्यादा पक जाएगा। तो उसको मैश कर लीजिए अच्छे से किसी कलछी से और उसके बाद किसी प्लास्टिक की थैली में डालकर, जो दूध वाली आती है थोड़ी मोटी, मतलब पहले इसको खोलेंगे जब
तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट रहेगा, तो उसकी कचरी जैसी बना लो, है ना, तो बन जाएगी। दोबारा आप उसको रख लीजिए, सुखा के तल लीजिए। तो समझ गई होंगी कि वो जो पकाएंगे 2-3 सीटी के बाद, उसके बाद खोलेंगे, चलाएंगे, घोट देंगे अच्छी तरह, थोड़ा ठंडा हो जाए, नम हो जाए, तो उसके बाद आप उसकी कचरी बना दीजिए, प्लास्टिक पे फैला दीजिए और रख लीजिए। उसके बाद चावल के आटे की अक्सर बनाई जाती है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। हाँ, बचे हुए चावल की बनाई जा सकती है। और तो बचे हुए चावल से डोसा भी बनता है बहुत अच्छा। अच्छा, तो उसमें क्या क्या मिलेगा? जैसे आपके पास 2 कटोरी चावल बचा है, तो 1 कटोरी उसमें आप सूजी मिलाते हैं, बारीक सूजी। हाँ। और 1 कटोरी उसमें 1 छोटे चम्मच थोड़ा नमक मिला लिया, बेकिंग सोडा, थोड़ा खट्टी दही है तो ये मिलाते हैं। एक बार इनको पीस लेना अच्छा होता है, ताकि वो एक जैसा हो जाता है, एक रस हो जाए। हाँ। और उसमें थोड़ा पानी, तेल और थोड़ा प्याज वगैरह डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजों को मिला के आप पीस लीजिए और पीस के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, तो ये क्या उसमें खमीर उठ जाएगी हल्की और सी। उसके बाद आप इसको तवे में डालकर बना लीजिए। मसाला डोसा भी बना सकते हैं या आप सादा डोसा भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल डोसे के जैसा ही इसका टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। और एक बात और है, जो नाश्ते में चीजें बचती हैं, अक्सर हम जैसे पोहा बनाते हैं जी, तो पोहा जब बच जाता है तो वो रखा हुआ खाने में मजा नहीं आता है ना। तो हम पोहे की पकौड़ियाँ बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो आलू को आप कद्दूकस कर लीजिए और प्याज वगैरह बारीक काट लीजिए, प्याज मिर्ची वगैरह जो हम डालते हैं, जो चाहते हैं हम डालना। और उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, थोड़ा सा हल्का सा गीला करके इसको, और इसको थोड़ा आपस में थोड़ा पानी में छिट्टा दे दें पोहे में, और जब वो मिक्स हो सके, आपके हाथ से मसल सके, उसको ऐसे कर लीजिए। और अलग से उबले हुए आलू मतलब ले लीजिए, और या तो उबले आलू या कच्चे आलू भी आप डाल सकते हैं। अगर कच्चे आलू डाले तो आप घीस के उनको घीस के डालेंगे तो वो बारीक होते हैं, तो जल्दी पक जाएंगे। और आप इसमें चाहें तो थोड़ा या तो कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं, लेकिन वो पहले से स्टार्च ज्यादा है। आप चाहें तो थोड़ा बेसन मिला लीजिए। वैसे जरूरत बहुत ज्यादा चीजों की इसमें पड़ती नहीं है। इस तरह से आप थोड़ी सब्जियां और ये सब मिलाकर जब इसकी पकौड़ियां बनाएंगी, तो खासियत ये है कि इसकी पकौड़ी क्रिस्प ही रहती है, बहुत कुरकुरी, बहुत देर तक पोहा की वजह से, और बड़ी अच्छी लगती है। और लोगों को लगता है कि पोहा बना के रख दिया जाए और उसको बासी खाया जाए। जैसे कि दाल का होता है कि अक्सर लोग दाल पराठा इतना मुलायम होता है कि लोग स्पेशली पराठा बनाने के लिए दाल को बनाते हैं ज्यादा, कि बची हुई नहीं बल्कि तुरंत ताजी दाल की भी इस तरह से रोटियां या पराठे बनाए जाते हैं। तो इन सब चीजों का अपना मजा है और जरूरत भी पड़ती है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तो हम लोगों ने आज साझा की, और हमारे साथियों ने ज्यादा चीजें लिखकर भेजी हैं। इतनी सारी चीजें हमारे साथी बनाते हैं और उनके बहुत योगदान रहता ही है व्यंजनों में, तो बहुत सारी चीजें वो बताते हैं। अच्छा, एक बात और है, ने लिखा है कि दही बड़े बच जाए तो उसके बाद उसमें रख लीजिए और उसमें से दही निकाल के मसल लें। अब इस समय तो मिल नहीं रहा इनका संदेश, बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा था। और उसके बाद उसमें जो उड़द की दाल का ही बनता है या मूंग की दाल का बनता है, तो उसको मसल लीजिए। ये भरावन की तरह है, इसमें मसाला वगैरह अपने हिसाब से और बढ़ा लीजिए अगर कम लग रहा है, और कचौड़ी बना लीजिए उसकी। वाह, तो कचौड़ियों की बात जब आ गई है बुआ जी, तो अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि भरावन है। तो अभी हम भी सब चीजें समेट कर उसके अंदर चलते हैं और लेते हैं सभी से इजाजत। नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।